फाइनली पीएमडीसी ने एमडी कैट का 2025 के लिए जो करिकुलम है वो फाइनलाइज कर लिया है। प्रीवियस बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिज़िक्स, इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग इसके मेन सब्जेक्ट्स हैं, जिसमें ज़ाहिर है मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स का रेशो डिफरेंट है। आई विल आल्सो शेयर द लिंक हेयर फ्रॉम विच वेयर यू कैन डाउनलोड इट। और आगे की तरफ जाने से पहले चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें, ताकि आपको फ्यूचर में फिज़िक्स से रिलेटेड जितनी भी अपडेट्स हों इन टर्म्स ऑफ लेक्चर्स, एमसीक्यू सॉल्यूशन, मॉक टेस्ट्स, वो आपको इन टाइम अवेलेबल होती रहें। ओके, सो इसमें हमारे पास जो मेन पॉइंट्स डिस्कशन के हैं वो यहाँ पर मेन जो चीज़ है वो स्ट्रक्चर, वेटेज और डिफ़िकल्टी लेवल्स को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, और इन ज़ाहिर है जो इनके बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिज़िक्स, इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग में जो टॉपिक्स या सब्जेक्ट्स फाइनलाइज हुए हैं वो भी हमारी नज़र से गुजरेंगे। और इसमें यही क्लेम किया गया है फर्स्ट ऑफ ऑल कि जो पेपर है टेस्ट, मतलब वो पेपर बेस्ड होगा, एमसीक्यूज बेस्ड और पेपर बेस्ड होगा, कोई ऑनलाइन सिस्टम के थ्रू टेस्ट कंडक्ट नहीं किया जाएगा। जहाँ तक बात की जाए नंबर ऑफ एमसीक्यूज की, तो वो यहाँ पर मेंशन है। टोटल में नंबर ऑफ एमसीक्यूज 180 हो गए हैं। प्रीवियसली दिस वाज अ फिगर ऑफ 200 और उससे पहले वो 210 था। सो ग्रेजुअली द नंबर ऑफ एमसीक्यूज आर डिक्रीजिंग, आई डोंट नो व्हाई, लेकिन ज़ाहिर है इन्होंने यहाँ पर रिड्यूस किए हैं। जो टाइम है वो रिड्यूस हो गया है 3 आवर्स तक। जिस तरह मैंने पहले अभी कहा कि पेपर बेस्ड एमसीक्यूज होंगे, और जिस तरह अभी थोड़ी को कुछ अर्से पहले इनके पासिंग परसेंटेज की लिमिटेशन आई थी, वो क्या है कि मेडिकल कॉलेजेस के लिए, मतलब एमबीबीएस के लिए 55% पासिंग परसेंटेज कंसिडर की जाएगी, और डेंटल में बीडीएस के लिए 50% मार्क्स कंसिडर किए जाएंगे। नेगेटिव मार्किंग स्टिल इंटैक्ट नहीं है। ठीक है, तो ये भी स्टूडेंट्स के लिए एक अच्छी खबर हो सकती है। फिर उसके बाद आते हैं वेटेज की तरफ। बायोलॉजी के जो वेटेज है वो सबसे ज़्यादा है 45%। ठीक है, और आउट ऑफ 180 दिस बिकम्स 81 क्वेश्चंस। केमिस्ट्री जो है वो 25% है, 45 क्वेश्चंस हो गए हैं। और फिजिक्स जो है 20% है, 36 क्वेश्चंस हैं इसमें। इंग्लिश जो है दैट इज़ 5%, 9 क्वेश्चंस। और लॉजिकल रीजनिंग 5%, 9 क्वेश्चंस। व्हाट आई वाज एक्सपेक्टिंग कि ये 60 क्वेश्चंस होंगे, ये भी 50 होंगे, ये भी 50 होंगे, और ये 14 होंगे, और ये 6 होंगे। ठीक है, लेकिन उस हिसाब से ये नहीं चले, तो इन्होंने बायो को बहुत ज़्यादा वेटेज दे दिया है। फिज़िक्स और केमिस्ट्री को, फिज़िक्स को इनके मुकाबले में बहुत कम कर दिया। हालांकि मैंने जब पीएमडीसी को लेटर भी लिखा था तो वहाँ पर भी मेरा यही पॉइंट था कि फ़िज़िक्स को इतना पीछे मत रखें, नॉट ड्यू टू द फैक्ट कि ये मेरा सब्जेक्ट है या मैं पढ़ाता हूँ, बल्कि ये बहुत ही ज़्यादा एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसकी अंडरस्टैंडिंग स्टूडेंट्स को ड्यूरिंग मेडिकल भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा दे सकती है जब वो एमबीबीएस कर रहे हों। बट एनी वेज दिस इज़ देयर फाइनल डिसीजन। अच्छा, फिर उसके बाद आते हैं 15% एमसीक्यूज जो हैं वो ईजी होंगे, 70% जो है दैट विल बी मॉडरेट, और 15% आपके पास क्या बनेंगे, डिफ़िकल्ट होंगे। सो जहाँ तक अगेन जिस तरह मेरा पास्ट एक्सपीरियंस, आपका भी मतलब जो रिपीटर्स हैं उनका होगा, या जो फ्रेश भी हैं उन्होंने जो पिछले टेस्ट देखे होंगे, तो इसमें ये वाला जो पोर्शन है 15% ईजी और 70% मॉडरेट, इसमें ये जो डिफ़िकल्ट वाला पोर्शन है ये इन्होंने फर्दर रिड्यूस कर दिया है। पहले ये 30% था, लेकिन अभी इन्होंने 15% कर दिया है। सो ऑब्वियसली इसकी वजह से एक चीज़ और भी बढ़ेगी कि जो मार्क्स हैं 1 आउट ऑफ 180, वो आई एक्सपेक्ट कि वो ज़्यादा होंगे, मतलब ज़्यादा लोग जो हैं वो ज़्यादा मार्क्स लेंगे। ओके, चलते हैं बायो की तरफ। बायो में आपके पास यहाँ पर पहला चैप्टर जो है ए सेलुलर लाइफ है। ये इनके करस्पॉन्डिंग टॉपिक्स आपके सामने लिखे हुए हैं। ठीक है, इसी तरह से ये टॉपिक्स और सब टॉपिक्स हैं, और ये इसके लर्निंग आउटकम्स हैं। इसी तरह से बायो एनर्जेटिक्स आपके पास दूसरा चैप्टर है, जिसमें रेस्पिरेशन एक सब टॉपिक है, और उसमें ये जो आपके पास लर्निंग आउटकम्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। इसी तरह से बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स में ये पूरा पोर्शन जो है ये सब टॉपिक्स का है। ठीक है, स्क्रीन पर आपके सामने है, और इसके सामने यहाँ पर इनके लर्निंग आउटकम्स मेंशन किए गए हैं।
यहाँ पर पॉज करके भी अगर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है यहाँ पर ये चेक कर सकते हैं। इसी तरह से सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन है जिसमें आपके पास ये सब टॉपिक्स अवेलेबल हैं और ये उनके लर्निंग आउटकम्स हैं, ठीक है, दिस वन। देन इज द चैप्टर नंबर 5 कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल, नर्वस एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन, जिसमें न्यूरॉन, ब्रेन और रिसेप्टर्स ये चीज़ें शामिल हैं और ये इसके राइट साइड पर इसके लर्निंग आउटकम्स आपके पास अवेलेबल हैं। तो ये चीज़ें इस तरह हैं कि अगर कोई भी टॉपिक कनेक्टेड भी है तो आपने अपने स्टडी करना है। इसी तरह से एंजाइम्स हैं, इवोल्यूशन है, ठीक है, राइट साइड पर आपके पास ये मटेरियल जो यहाँ पर लिखा हुआ है वो आपको टॉपिक वाइज फिर देखना होगा। रिप्रोडक्शन है, सपोर्ट एंड मूवमेंट है, देन इज इनहेरिटेंस, सर्कुलेशन, इम्यूनिटी, रेस्पिरेशन, डाइजेशन एंड होम्योस्टेसिस। और फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास चैप्टर है बायोटेक्नोलॉजी। तो ये आपका बायो का सिलेबस है। इसी तरह से केमिस्ट्री के जो चैप्टर्स हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, जिसमें ये मोल्स, एवोगैड्रोस नंबर, लिमिटिंग एक्सेस रिएक्शन, यील्ड, और इसी तरह से फिर ये इसके राइट साइड पर आपके पास लर्निंग आउटकम्स अवेलेबल हैं। टॉपिक वाइज आपने देखना होगा, ये सारे के सारे टॉपिक्स, इन पर प्रैक्टिस भी करनी होगी। अगर कोई न्यूमेरिकल ट्रीटमेंट है तो उसको भी समझना होगा। एटॉमिक स्ट्रक्चर है और गैसेस हैं, फिर उसके बाद है सॉलिड्स, केमिकल इक्विलिब्रियम। यहाँ पर आप अगेन मैं कह दूं कि पॉज करके आप देख सकते हैं कौन कौन से टॉपिक्स इंक्लूडेड हैं। रिएक्शन काइनेटिक्स, थर्मोकेमिस्ट्री एंड एनर्जेटिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल बॉन्डिंग, S&P ब्लॉक एलिमेंट्स, ट्रांजिशन एलिमेंट्स, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, काफ़ी काम है आप लोगों के लिए। एल्काइल हेलाइड्स, अल्कोहल एंड फिनॉल्स, aldehydes and ketones, carboxylic acids, macromolecules, and finally industrial chemistry. अब आते हैं मेरे अपने सब्जेक्ट की तरफ, फिजिक्स। इसमें जो मेजर चेंजेस हमें नज़र आ रही हैं वो है वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट। और जाहिर है इसमें ये आपके पास इसके टॉपिक्स, सब टॉपिक्स अवेलेबल हैं। तो जाहिर है ये एक एडिशनल चीज़ आ गई है स्टूडेंट्स के ऊपर, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ थी, पहले इन्होंने स्किप की हुई थी, अभी इन्होंने ऐड कर दी है। इस तरह से फोर्स एंड मोशन का ऑलमोस्ट सारा का सारा चैप्टर है, ठीक है। फिर उसके बाद एज इट इज़ ये प्रीवियस वाली कहानी है। वर्क एंड एनर्जी में कोई खास चेंज नहीं है, यह भी पूरा चैप्टर आपके पास यहाँ पर अवेलेबल है। फिर रोटेशनल एंड सर्कुलर मोशन में जो इन्होंने लिमिट किया हुआ था उधर तक ही है, रिलेशन बिटवीन एंगुलर एंड लीनियर क्वांटिटीज़। यहाँ पर जितने भी टॉपिक्स इसके दौरान आते हैं वो सारे आपने पढ़ने हैं। मेजर जो नया चेंज आया है यहाँ पर वो फ्लूइड डायनेमिक्स का है, दैट वाज आल्सो अ डिफिकल्ट चैप्टर, और वो इंक्लूड हो गया है। और तकरीबन आप ऐसा समझ लें कि ये ऑलमोस्ट सारा का सारा इंक्लूड हो गया है, क्योंकि ज़ाहिर है इसमें डिराइवेशन भी है बर्नौलीज़ इक्वेशन की, और इसके कुछ इफेक्ट्स हैं। आज दो सारी एप्लीकेशंस नहीं है, बट मैं कह दूंगा कि ये 70% 80% तक ये चैप्टर इंक्लूड हो गया है। वेव्स वाला चैप्टर एज इट इज़ वहाँ पर पड़ा हुआ है, सारा की सारी डिटेल यहाँ पर अवेलेबल है पूरे सिलेबस में। और ये वाला पोर्शन जो है, बल्कि ये वाला नहीं, इसमें ये वाला जो पोर्शन है, सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड टर्मिनोलॉजीज, सर्कुलर मोशन एंड सिंपल हार्मोनिक मोशन, ये इन्होंने एक्सप्लेनेशन क्लियर कर दी है यहाँ पर, क्योंकि पहले ये सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक्स की बात हो रही थी, सर्कुलर मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। तो अब आपको ये क्लियर हो गया है कि आपने कोई सिंपल पेंडुलम वो वाला चक्कर, वो टॉपिक्स नहीं देखने। आपने सिंपल हार्मोनिक मोशन और फिर उसके बाद उसकी टर्मिनोलॉजीज, और फिर आपने सर्कुलर मोशन और सिंपल हार्मोनिक मोशन को डिस्कस करना है। इससे आगे आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, मतलब सिंपल पेंडुलम या जो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का लॉ ऑफ कंजर्वेशन था वो सब कुछ डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है वरना प्रिपेयर करने की। द सेम इज़ फॉर थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स में आपके पास अगेन वही सारे के सारे टॉपिक्स हैं। ये रिलेशन बिटवीन स्मॉलर एंड स्पेसिफिक हीट सब कुछ है यहाँ तक। देन वी कम टूवर्ड्स कूलम्स लॉ, दैट इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला चैप्टर। ये भी तकरीबन एज इट इज़ अपनी जगह पर अवेलेबल है। टॉपिक्स आपके सामने डिफाइन हो गए हैं, पॉज करके यहाँ की स्क्रीनशॉट लेकर आप देख सकते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स आपने प्रिपेयर करने हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी में मैक्सिमम पावर आउटपुट तक पहले भी था तकरीबन, अभी भी वही चीज़ आ रही है। फिर उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन अ मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ तक आपने ये काम करना है। लेकिन मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन अ मैग्नेटिक फील्ड में काफ़ी सब टॉपिक्स हैं, उन सारी चीज़ों को आपने नज़र में रखना होगा।
फिर उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, जिसमें फेरास्टेट फेराडेज लॉ है, लेंज लॉ और ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो इसमें ट्रांसफार्मर है, लेकिन उसमें वो जनरेटर वाला टॉपिक आप स्किप कर सकते हैं। फिर उसके बाद जो अगला नया मेजर चेंज आया है वो अल्टरनेटिंग करंट्स है। ठीक है, और ये भी तकरीबन आप ऐसा समझ लें कि ऑलमोस्ट सारा का सारा चैप्टर इंक्लूड हो गया। क्यों? क्योंकि एसी थ्रू रेजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर, तो इस वजह से काफ़ी टॉपिक्स इसमें इंक्लूड हो गए हैं। आल दो इसमें वो कम्बिनेशन वाला नहीं है, लेकिन फिर भी वही वाली चीज़ है कि एहतियातन आपको वो भी चीज़ देखनी पड़ेगी। ये एक बहुत बड़ा एडिशन है। इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक्स में ये वाला पोर्शन उन्होंने ऐड कर दिया है, ये पहले नहीं था, पहले और सिर्फ रेक्टिफिकेशन था। तो इसमें ज़ाहिर है चूँकि रेक्टिफिकेशन में पीएन जंक्शन की रिवर्स और फॉरवर्ड बायस यूज़ होती थी, तो ये चीज़ें मैंने भी एक फोरम पर मेंशन की थी कि अगर आपने बताना है तो स्टूडेंट्स को ये बताएं, ताकि एकेडमी वाले भी उनको ये करवाएं, ताकि उनके लिए समझना आसान हो। Then is the dawn of modern physics, explain the particle model of light in terms of photon with energy। तो इसमें आप एहतियातन ये देख सकते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, कॉम्पटन इफेक्ट है, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ये हैं पार्टिकल मॉडल ऑफ लाइट है। तो पार्टिकल ऑफ मॉडल ऑफ लाइट में आपको कॉम्पटन इफेक्ट हो गया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया, ये चीज़ें तो कम अज़ कम आपको पता होनी चाहिए हैं। एटॉमिक स्पेक्ट्रा है, दैट इज डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन एटॉमिक स्पेक्ट्रा, लाइन स्पेक्ट्रम आपने सिर्फ देखना है। एंड फाइनली न्यूक्लियर फिजिक्स में आपको कहाँ तक चेक करना है, बायोलॉजिकल एंड मेडिकल यूजेस हैं, लेकिन दरमियान में फ्यूजन, फिशन और फ्यूजन वाली बातें नहीं हैं। हाफ लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, स्पॉन्टेनियस एंड रैंडम न्यूक्लियर डीके और कंपोजिशन ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियाई। बाकी इसमें फिशन, फ्यूजन, ये सब कुछ यहाँ पर एक्सक्लूडेड है। और इसी तरह से इंग्लिश के रीडिंग एंड थिंकिंग स्किल्स, फिर उसके बाद फॉर्मल एंड लेक्सिकल एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज, राइटिंग स्किल्स हो गई, लॉजिकल रीजनिंग में क्रिटिकल थिंकिंग, लेटर्स एंड सिंबल सीरीज, लॉजिकल डिडक्शन, लॉजिकल प्रॉब्लम्स, कोर्स ऑफ एक्शन, कॉज एंड इफेक्ट। तो लॉजिकल रीजनिंग में तो जितनी ज़्यादा आपको प्रैक्टिस हो, ट्रिक्स आपको आती हो, तो आप आराम से उसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। सो विद दिस आई होप कि जो फ्यूचर में अभी आपको प्रिपरेशन के लिए काफ़ी टाइम मिला हुआ है, तो उसमें कोशिश करें कि स्पेसिफिकली रिगार्डिंग द फिजिक्स पोर्शन मैं ये एडवाइस करूँगा कि मैं भी अभी इसी सीरीज़ पर काम शुरू करूँगा आपके लिए, कि इसमें ये जो 15 वाला चैप्टर है, मतलब ये 12 वाला अल्टरनेटिंग करंट्स वाला, इलेक्ट्रॉनिक्स में जो एडिशनल टॉपिक्स इन्होंने इंक्लूड कर दिए हैं, इसी के साथ जो ये वाला पॉइंट है फ्लूइड वाला, वो आपको पूरा चैप्टर करना होगा, उसको सही तरह से दोबारा समझना होगा। और द सेम इज़ फॉर दी वेक्टर्स एंड स्केलर्स। ये वेक्टर्स एंड स्केलर्स की समझ बूझ जो है ये ख़ुद भी आपके लिए फ़ायदेमंद है, क्योंकि ये काफ़ी बहुत ज़्यादा दूसरे टॉपिक्स में इस्तेमाल होती है, उसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा इससे रिलेटेड है, ख़ास तौर पर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन और प्रोडक्ट ऑफ स्केलर वेक्टर क्वांटिटीज़, जिससे स्केलर क्वांटिटीज़ भी बनती हैं और वेक्टर क्वांटिटीज़ भी बनती हैं। सो आई होप सो कि यहाँ पर आपके सामने ये पॉइंट्स क्लियर हो चुके होंगे। विश यू बेस्ट ऑफ लक, मेहनत करें। जो सबसे ज़रूरी चीज़ मैं यहाँ पर आपके सामने रखूँगा वो क्या है, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, ये पहला पॉइंट है। फिर उसके बाद बुक रीडिंग बहुत ज़रूरी है, और फिर उसके बाद एक्सटेंसिव MCQs प्रैक्टिस। और ड्यूरिंग MCQs प्रैक्टिस अगर जो भी प्रॉब्लम्स आपको आती हैं, प्रॉब्लम्स आते हैं आपको समझ नहीं आती, तो उनकी अंडरस्टैंडिंग इस तरह से कि कम से कम उस किस्म का MCQ या वही MCQ अगर आपके पास आए तो आपको दोबारा कम से कम उसमें कंफ्यूजन ना हो। तो इस तरह से आप अपना स्कोर बेहतरीन से बेहतरीन ले सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और चैनल के साथ भी इंटैक्ट रहें। इंशाल्लाह एक अच्छा कंटेंट आपको देखने को मिलेगा। थैंक यू।